हेलो नमस्कार दोस्तों। रामचंद्र जी आंगन में चारपाई पर बैठे रामायण पढ़ रहे थे। तभी उसका बड़ा बेटा रमेश गुस्से में बोला, बाबूजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अर्जुन को उटपटांग बातें मत सिखाया करो। रामचंद्र जी ने आश्चर्य से पूछा, बेटा मैंने क्या कह दिया जो तुम इतना परेशान हो। तभी उसकी बड़ी बहू अंजलि बाहर आई और बोली, बाबूजी, आज सुबह अर्जुन ने गाँव की भाषा में अजीब बातें की। हम उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि वह अच्छा पढ़ सके और भविष्य में बड़ा डॉक्टर या इंजीनियर बन सके, लेकिन आप तो हमारी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। आपको पढ़ाई लिखाई की अहमियत का क्या समझ में आएगी। कम से कम मेरे बेटे का भविष्य तो खराब मत करो। रामचंद्र जी हैरानी से अपने बेटे और बहू की बातें सुन रहे थे। बहू अंजलि ने रमेश से कहा, आपके बाबूजी की गंवार भाषा बच्चे का भविष्य बर्बाद कर देगी। मैंने उनके लिए कई सपने देखे हैं, आप बस उनसे दूर रहने की कहिए। रामचंद्र जी ने चुपचाप यह सब सुना। अंजलि लगातार अपनी बातों से उन्हें नीचा दिखा रहे थे, जबकि रमेश अपनी पत्नी का समर्थन कर रहा था। 8 महीने पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया था और उसके बाद से अंजलि ने रामचंद्र जी का जीवन कठिन बना दिया था। वह हर मौके पर उन्हें ताना मारती थी, जिससे रामचंद्र जी के लिए अपने ही घर में रहना मुश्किल हो गया था। रामचंद्र जी के बेटे हैं। बड़े बेटे रमेश का एक बेटा है जिसे अर्जुन कहते हैं और छोटे बेटे सुरेश के हाल ही में शादी हुई है। अक्सर रामचंद्र जी घर के काम करते समय अपने गांव के भजन गुनगुनाते थे। एक दिन अर्जुन ने उन्हें गाते हुए सुन लिया और भजन को रट लिया। इसी बात को लेकर अंजलि से विवाद खड़ा कर दिया। अंजलि कहती थी कि रामचंद्र जी हमेशा उनके अधीन रहें। वह जानती थी कि रामचंद्र जी शांत स्वभाव के हैं, इसलिए उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। जब तक विमल जी, रामचंद्र जी की पत्नी विमला जो होती थी, जीवित थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन उनके निधन के बाद अंजलि और रमेश ने रामचंद्र जी को शहर लाकर उनकी देखभाल में भी कमी कर दी। रामचंद्र जी ने हमेशा चुप रहना सही समझा। यह पहली बार नहीं था जब उन्हें कम पढ़ा लिखा होने के ताना मिला। उनके जन्म एक छोटे से गांव में हुआ जहां शिक्षा की सीमित सुविधाएं थी। वे गांव की पाठशाला में पढ़े थे जहां हिंदी और थोड़ा बहुत गणित भी सिखाया जाता था। विमला जी को एक छोटे शहर में थी, थोड़ी अंग्रेजी जानती थी, लेकिन जब अंजलि घर में आई तो उसने रामचंद्र जी को उनकी पढ़ाई और भाषा के लिए हमेशा ताने देना शुरू कर दिए। जब विमला जी जीवित थी तब वह अपने बहू को हमेशा अच्छे से समझाया करती थी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद रामचंद्र जी लगातार अपमानजनक शब्द सुनते सुनते उतने हताश हो गए। उनका आत्मविश्वास डगमगा गया। वह अपनी पत्नी को जब मृत्यु हो गई थी तब वह बहुत ही मायूस रहता था और अपने ही घर में एक चारपाई पर बैठ के भगवत गीता पढ़ा करता था। अब उन्हें किसी बात से करने में झिझक लगने लगे थे। कभी कभी वह खुद से ही पूछने लगते थे, क्या मैं सच में पढ़ा लिखा नहीं हूँ? क्या मैं अनपढ़ हूँ? रामचंद्र जी एक छोटे से गांव के साधारण परिवार में पैदा हुए थे। उनके जन्म पर दादी ने पूरे गांव में मिठाई बंटाई थी, क्योंकि वह 2 बेटियों के बाद बेटे के रूप में आए थे। घर में खुशी का माहौल था। दादी परिवार की मुखिया थी और उनके पिता हमेशा दादी की हर बात मानते थे। माँ को तो कभी कुछ कहने का अधिकार नहीं था। उनके जीवन का हर पहलू दादी के इशारों पर चलता था। पढ़ाई लिखाई कर अपने पैरों पर खड़ा होना रामचंद्र जी का बचपन से सपना था, लेकिन उनके पिता की आर्थिक स्थिति ऐसे नहीं थी कि वे उन्हें गांव के बाहर पढ़ने के लिए भेजा जा सके। गांव में शिक्षा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। जब रामचंद्र जी 10-12 साल के हो गए तो उन्होंने अपने पिता से कहा, बाबूजी, मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहानी को अब सुनने के लिए आप लोग अगर नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मैं कहानी आगे बढ़ता हूँ। पढ़ लिखकर अपने दोस्तों की तरह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। तब रामचंद्र जी की दादी ने क्रोधित होकर, अरे मेरा राजकुमार, तुम पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगे? तुम्हें अपने बाबूजी के साथ खेती में मदद करनी है। इस पर रामचंद्र जी के पिता ने कुछ नहीं कहा और दादी की इच्छा का सम्मान किया। इस तरह रामचंद्र जी ने 10वीं तक पढ़ाई की और फिर अपने पिता के साथ खेती बाड़ी के काम में लग गए। जब भी वो अपने बाबूजी के साथ शहर जाते तो शहर से कुछ किताबें खरीद कर लाते और दादी के डर से रात भर उन किताबों को पढ़ते। उन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं पाई, लेकिन किताबों के माध्यम से बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया। थोड़े रामचंद्र जी की शादी विमला जी से हुई, जो एक छोटे शहर से आई थी
और थोड़ी पढ़ी लिखी थी। रामचंद्र जी अक्सर रात में विमला जी से अंग्रेजी सीखते थे। विमला जी ने उनकी पढ़ाई में रुचि देखकर चुपचाप उनका 12वीं का फॉर्म भरवाया और परीक्षा दिलवाने के लिए अपने मायके ले गई। वहीं रहकर रामचंद्र जी ने वार्षिक परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद वह बहुत खुश थे और अपने दोस्तों की तरह शहर में नौकरी करना चाहते थे। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि विमला जी माँ बनने वाली है। यह सुनते ही रामचंद्र जी की ज़िंदगी खुशियों से भर गई। 9 महीने बाद विमला जी ने बड़े बेटे रमेश को जन्म दिया और उनके 2 वर्ष बाद छोटा बेटा सुरेश भी इस दुनिया में आ गया। रमेश जी की गृहस्थी पहले बहुत खुशहाल थी। वह अपने खेती बाड़ी का काम संभालने लगे और विमला जी के घर काम देखती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और रामचंद्र जी की दादी का देहांत हो गया। उसके बाद रामचंद्र जी को अपने दादी दोनों बच्चों की पढ़ाई की चिंता सताने लगी। गाँव में कोई अच्छा स्कूल नहीं था। उन्होंने शहर में एक छोटा सा घर लेकर रहने का निर्णय लिया, वहीं अपने बच्चों को पढ़ाने। लेकिन अब वहीं रामचंद्र जी अपने बेटों और बहू को अपमानजनक शब्द सुन रहे थे। धीरे धीरे उनका धैर्य जवाब देने लगा था। वह अकेले अपने कमरे में बैठकर अपनी पत्नी के तस्वीर के सामने खूब रोया करते थे। उनकी तबीयत भी गिरने लगी थी। तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी थी। एक दिन जब बहू ने उन्हें सब्जी खरीदने के लिए बाजार भेजा तो अचानक भीड़ में एक आवाज़ सुनाई दी और रामचंद्र यह आवाज़ सुनकर जानी पहचानी सी लगी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके बचपन का दोस्त श्यामलाल खड़ा था। इतने वर्ष बाद अपने दोस्त से मिलकर रामचंद्र जी खुशी से चहक उठे। दोनों ने गले मिलकर एक दूसरे को देखा और पुराने दिनों की यादें ताज़ा करने का मन बनाया। श्यामलाल ने कहा, चल यार, पास के किसी होटल में बैठकर चाय पीते हैं। इतने सालों बाद तुम्हें यहाँ पाकर मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था। रामचंद्र जी ने कहा, मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन अब तो तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं और नौकरी कर रहे हैं। श्यामलाल जी ने जब रामचंद्र जी से उनके जीवन के बारे में पूछा तो वह ठिठक गए। उन्होंने याद आया कि कभी उनके भी बड़े ख्वाब थे, लेकिन अब उनके आंखों से आंसू बह गए। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी विमला अब इस दुनिया में वह ख्वाब पूरे करने में मदद करती थी। यह सुनकर श्यामलाल जी को गहरा सदमा लगा। उन्होंने रामचंद्र जी को गले से लगा लिया और फिर पूछा, तुमने अपनी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं की? तुम तो टीचर बनना चाहते थे। रामचंद्र जी ने कहा, शादी के बाद विमला जी की वजह से मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई पूरी की, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी ने मुझे रोक लिया। अब तो मैं उम्रदराज हो चुका हूँ। इस उम्र में पढ़ाई क्या कर सकता हूँ? लोग हंसेंगे। श्यामलाल गुस्से में बोला, कौन सा समय बीत गया है? तेरी उम्र क्या हुआ है? लोग एक दिन हंसेंगे, दूसरे दिन बोलेंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। तुझे अपनी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। यह ज़िंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। श्यामलाल ने रामचंद्र की प्रेरित करते हुए कहा, अपने अंदर के जोश को जगा। तुमने अपनी शादी के सामने भी बोला कि हिम्मत दिखाई थी। तुम आज भी वह सब कुछ कर सकते हो सकता है पहली बार में सफलता ना मिले, लेकिन हिम्मत रखकर डटे रखना, कभी हार मत मानना। सफलता तुम्हारे कदम में जरूर चूमेगी। श्यामलाल ने रामचंद्र जी को कहा। उन्होंने रामचंद्र जी को अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कहा, जब तुम्हें अपनी पढ़ाई शुरू करनी हो तो मुझे आकर मिल लेना। ये लो मेरा पता, मैं तुम्हारे लिए कॉलेज में स्पेशल क्लास का प्रबंध करवा दूंगा। श्यामलाल जी की बातें रामचंद्र जी में नया जोश भर गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें गहरी नींद से जगा दिया हो। जैसे जैसे उनके कदम बढ़ गए और बढ़ते उनके दिल में वो वजूद की पहचान बनने की तड़प रही थी। यही समय है उनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए। रामचंद्र ने घर का दरवाज़ा खोला। जैसे वो अंदर गए, उन्होंने देखा कि उनके दोनों बेटे रमेश और सुरेश ऑफिस से लौट चुके थे और बहुएं रसोई में खाना बना रही थी। सब्जी का बैग एक तरफ रखते हुए रामचंद्र ने ठान लिया कि इस समय बात करेंगे। वह सबके साथ बैठ गए। दोनों बहुएं भी बाहर आ गई। रामचंद्र ने कहा, अच्छा हुआ तुम सब यहीं पर हो, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। उन्हें बेटों ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ बाबूजी, आप क्या कहना चाहते हो? रामचंद्र ने धीरे से कहा, बहुत वर्षों से मेरे कुछ ख्वाब थे जिन्हें मैं पूरा नहीं करना चाहता हूँ। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है। रमेश ने कहा, बाबूजी साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहते हो? मैंने तय कर लिया है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँगा। रामचंद्र ने स्पष्टता से कहा कि यह सुनकर हैरान रह गए। रामचंद्र ने कहा, मंदिर और सत्संग के अलावा यह कौन सा नया शौक है? यह भी कोई पढ़ाई करने की उम्र है? बहू ने तंग आते हुए कहा, आप ठीक तो हैं बाबूजी? यह कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यह क्या तरीका है बात करने का? आखिर मेरे भी कुछ सपने थे और यदि मैंने उन्हें पूरा करना चाहता हूँ तो इसमें गलत क्या है? सुरेश की आवाज़ आई, आप उस उम्र में पढ़ाई के लिए निकलोगे तो आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे?
मेरे ससुराल भी इसी शहर में है, वहाँ मेरी इज्जत कैसे बचेगी और मेरे दोस्त मैं उस पर हंसेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। छोटी बहू कविता चुप नहीं रही, वह पाई तंग कसते हुए बोली, बाबूजी अभी हाल में ही सासू माँ का निधन हुआ है और आप यह सब करने का सोच रहे हैं। अगर आपको यह सब करना है तो आप कहीं और जाकर कीजिए, इस घर में यह नहीं चलेगा। बेटी बहुओं ने अपना फैसला सुनाकर अपने अपने कमरे में जाकर दरवाजे बंद कर दिए। रामचंद्र जी इस बात से तंग रह गए, लेकिन इस बार उन्होंने बेटे और बहू के आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें समझ में आ गया था कि अगर वे अब भी चुप रहें तो ज़िंदगी की छोटी छोटी इच्छाएँ भी अधूरी रह जाएगी। अगले दिन सुबह रामचंद्र जी ने मन बना लिया कि उन्हें अपने सपनों को पूरा करना है। जैसे ही सब लोग अपने कम के लिए निकले, रामचंद्र जी कॉलेज जाने के लिए निकल पड़े। कॉलेज पहुंचकर उन्होंने देखा कि प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर डॉक्टर श्यामलाल का नाम बड़े अक्षरों से लिखा हुआ था। मन में सोचने लगे कि श्यामलाल कितना गर्व महसूस करता होगा। तभी गार्ड ने उन्हें पूछा, आप किससे मिलना चाहते हो? रामचंद्र ने उत्तर दिया, प्रिंसिपल से। गार्ड ने उन्हें ऑफिस में ले जाकर श्यामलाल से मिलवाया। अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते देख श्यामलाल बहुत खुश था। रामचंद्र जी का स्नातन प्रथम वर्ष में एडमिशन हो गया, लेकिन जब उन्होंने श्यामलाल से कहा कि घर की स्थिति के कारण वह रोज़ क्लास नहीं आ पाएंगे, तो श्यामलाल कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आई और उसने कहा, इसका भी हल है। जो छात्र क्लास नहीं आ पाते उनके लिए हम वीडियो लेस में उपलब्ध कराएंगे। कल से तुम्हें रोज़ कक्ष की वीडियो भेज दी जाएगी। तुम्हें सिर्फ परीक्षा देने के लिए कॉलेज आना होगा। अगले दिन रामचंद्र जी ने अपने बेटे बहू जाने के बाद पढ़ाई शुरू कर दी। वह पढ़ाई के प्रति बहुत ही उत्साही हो गए और रात में भी पढ़ने के लिए 2 घंटे का समय निकालने लगे। कभी कभी बहुएं शक करने लगी कि बाबूजी ने मोबाइल फ़ोन के साथ बहुत समय बिताना शुरू कर दिया है, लेकिन यह बात जल्दी ही रफा दफा हो गई। श्यामलाल जी समय समय पर फ़ोन करके रामचंद्र जी की पढ़ाई के बारे में जानकारी लिया करता था। पढ़ाई करते करते रामचंद्र जी का आत्मविश्वास लौटने लगा। समय बीतता गया और देखते देखते 3 साल हो गए। आज रामचंद्र जी वह कुछ बेचैन थे, क्योंकि उनकी परीक्षा का परिणाम निकलना था। अर्जुन को संभालते हुए इसी सोच में थे कि अचानक श्यामलाल का फ़ोन आया। अरे रामचंद्र, क्या तुमने आज का अखबार देखा? श्यामचंद लाल ने उत्साहित होकर कहा, तुमने कमाल कर दिया। ग्रेजुएशन के 3री वर्ष की परीक्षा में तुमने पूरे शहर में प्रथम स्थान हासिल कर दिया है। रामचंद्र जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत अखबार खरीद कर लाया, जिसमें उनकी फ़ोटो के साथ हेडलाइन थी, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में पढ़ाई की तरफ लौट सकते हैं। 55 वर्षीय रामचंद्र जी ने अखबार में अपना नाम और तस्वीर देखी और खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। आज उनका सपना सच हो गया और उनकी आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी। रामचंद्र जी का मन सोच में डूब गया था। जब यह अपने बेटों और बहुओं को यह बताएंगे कि उन्होंने अखबार के पहले पन्ने पर अपनी फ़ोटो देखी, तो उन्होंने एहसास होगा कि उन्होंने अपने पिता को पढ़ाई ना करने के लिए कहकर कितनी बड़ी गलती की थी। आज उनके बेटे उन पर गर्व महसूस कर रहे हैं। शाम को जब बेटे और बहुएं घर आए, रामचंद्र जी से खुशी खुशी अखबार उनके सामने रखा। बड़ा बेटा रमेश अखबार पढ़कर हैरान रह गया। गुस्से से उनकी आंखें फैल गई। बाबूजी, यह सब करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? हमने पहले भी यही कहा था, अगर आप सब करना चाहते तो कहीं और जाकर करें। बड़ी बहू ने भी कहा, अच्छा, तभी मैं सोच रही थी इतने दिनों से बाबूजी फ़ोन पर क्या कर रहे हैं। अब समझ में आया कि आप क्या कर रहे थे। रामचंद्र जी ने जवाब दिया, जब तक मैंने शुरू नहीं किया तब तक तो तुम मुझे अनपढ़ और गंवार समझती थी। अब जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो तुम्हें शर्मिंदगी हो रही है। रामचंद्र की आंखों में आंसू थे। मैंने अपने ख्वाबों को तुम्हारे लिए भुला दिया था, लेकिन अब मैं आगे सीए की पढ़ाई भी करूँगा। मैं अब रुकने वाला नहीं। छोटा बेटा भड़क गया, बाबूजी, अगर आपको यह सब करना है तो आप कहीं और जाकर रहिए। यह सब हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगले दिन कुछ न्यूज़ रिपोर्टर रामचंद्र जी का इंटरव्यू लेने आए। जब पूछा गया कि आगे क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं आगे सीए की पढ़ाई करना चाहता हूं और दूसरे को भी पढ़ाना चाहता हूं। बेटे और बहुएं क्रोध में थे, कुछ नहीं कर सके रहे थे। जैसे कि रिपोर्ट चले गए, रमेश चिल्लाया, क्या यह तमाशा लगा रखा है? अब आपके कारण घर में भी चैन नहीं। रामचंद्र जी ने कहा, अगर तुम लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम इस घर को छोड़कर जाओ। यह घर मेरा है और मैंने इसे अपने खून पसीने से बनाया है।
तुम्हें 1 हफ्ते का समय है, इस घर को खाली कर दो। अब इस घर में मुझ जैसे लोग रहेंगे जिनके अपने अधूरे रह गए हैं। रामचंद्र ने दृढ़ सा कहा, और मैं आत्मनिर्भर बनकर अपने जैसे लोगों को ज़िंदगी संवारना चाहता हूँ। बेटे और बहुएं मायूस होकर अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन मकान के लिए बाहर एक बड़ा बोर्ड लग गया जिस पर लिखा था, बच्चों के सताए हुए माँ बाप का आशियाना। आज रामचंद्र जी ने साबित कर दिया कि अपने सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। जीवन में इस किसी का कोई सपना होता ज़रूर है। अगर आपका भी कोई सपना है तो उसे साझा कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई कहानी में दोस्तों। लेकिन अगर मेरे चैनल में इस वीडियो को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। इसमें आप लोगों को मुझे हौसला मिलता है। तब तक के लिए नमस्कार।